नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगेड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो कलाम का जो है माइनर टेस्ट 9 देख रहे थे और आज अपनी तीसरी क्लास है। आज का पहला क्वेश्चन है कि आज अपना टॉपिक रहेगा वैश्विक पौन्य। ठीक है, वैश्विक पौन्य, और उसके बाद में राजस्थान जीके की भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि कोरल सागर किस महासागर का सीमांत सागर है। तो देखो, कोरल सागर जो है ये आपका है ऑस्ट्रेलिया जो है ना उसके पूर्व दिशा में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है तो आपको पता ही हो गया किसका हो सकता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रशांत महासागर का। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जावा सागर। ठीक है, कौन सा सागर? जावा सागर, तस्मान सागर, तस्मान सागर, जापान सागर, और एक है आपका सुल्लू सागर, सुल्लू सागर। ये सारे के सारे प्रशांत महासागर के क्या हैं? सीमांत महासागर हैं। ठीक है, बात करें अपन अटलांटिक महासागर की, तो इसके जो प्रमुख जो आपके सागर हैं वो एक तो कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर जो है वो आपका जो है किसका? अटलांटिक महासागर का क्या है? सीमांत सागर है। भूमध्य सागर भी इसी का सीमांत सागर है, भूमध्य सागर। इसके अलावा एक मुख्य है जो सारगोसो, सारगेसो भी कहते हैं, सारगेसो सागर। ये जो बरमुंडा ट्रायंगल है ना वो यही है। ठीक है, बरमुंडा ट्रायंगल जो है सारगेसो सागर में ही बनता है, जहां पर जो है बहुत सारी जहाजें वगैरह जो है गायब होती है। तो अटलांटिक महासागर के हो गए मुख्यतः कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर और सारगेसो सागर, ये है अटलांटिक के सीमांत सागर। उत्तरी हिंद महासागर है या फिर हिंद महासागर है, इसके तो बंगाल की खाड़ी हो गई एक, तो एक हो गया आपका अंडमान सागर। ठीक है, इसके तो आपको याद ही हो जाएंगे, अंडमान सागर। एक हो गया आपका अरब सागर। ठीक है, ये इसके जो है सीमांत सागर है। बात करें आर्कटिक महासागर की, तो इसका जो है एक याद रखना आपको, कारा सागर। ये अच्छा जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, कारा सागर। क्यों? क्योंकि कोरल सागर और कारा सागर में कंफ्यूज हो जाते हो। कारा सागर तो है आर्कटिक महासागर का और कोरल सागर है आपका प्रशांत महासागर का। तो ये आपके जो है इसके पूरा जो है एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अब है पवनों से संबंधित। देखो, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है। तो देखो, पवनों की दिशा में 3 कारणों से विचलन होता है। सबसे पहले दाब परिवर्तनता बल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? दाब परिवर्तनता बल, जो है उच्च दाब से जो है निम्न दाब की ओर हमेशा पवनें चलती है। फिर है दूसरा घर्षण बल, तो इससे भी जो है प्रभावित होता है, मतलब घर्षण बल जो होता है वायु की दिशा के विपरीत लगता है। फिर है कोरियोलिस बल, ये किसके कारण लगता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। लेकिन वायुमंडलीय आर्द्रता का जो है वायु के विचलन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये गलत है। तो ए बी सी सही है और डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए बी सी सही है। तो ए बी सी कौन से में सही है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53वां क्वेश्चन बोल रहा है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको कहते हैं ITCZ। ठीक है, ITCZ जो है इसका निर्माण जिन पवनों से मिलने से होता है वे है। तो देखो, इस हिसाब से अपनी पृथ्वी होती है, इसके जो है ना ये बीच में मान लो कि 0 डिग्री जो है अक्षांश है, इसके इस साइड है 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और ऊपर की साइड है आपका 5 डिग्री दक्षिण जो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। और इससे यहाँ पर है 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश और इसके ऊपर है आपका 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहां से जो है ना आपकी कौन सी व्यापारिक पवनें चलती है? कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। यहां से भी व्यापारिक पवनें चलती है और ये व्यापारिक पवनें इस जो है 5 डिग्री वाले क्षेत्र में आती है। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ITCZ। ठीक है, यानी कि इंटरट्रॉपिकल जो है कन्वर्जेंशन जोन, इसको कहते हैं अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो यहां पर जो है किसके कारण बन रहा है? इन व्यापारिक पवनों के कारण। किसके कारण? व्यापारिक पवनों के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी ठंडी हवा नहीं है। तो पता है आपको 2 प्रकार की होते हैं हवा होती है, एक तो गर्म और एक ठंडी। तो यहां पर पूछा कि कौन सी जो है आपकी ठंडी पवन नहीं है। तो ठंडी पवन कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 ब्लैक रोलर। जो ब्लैक रोलर है ये आपकी गर्म हवा है। कौन सी हवा है? गर्म। और ये कहां चलती है? यूएसए में। ठीक है, तो ये आपकी जो है ब्लैक रोलर है वो गर्म हवा है, ये यूएसए में चलती है। और आपको पूछा ठंडी पवनें नहीं है, तो ठंडी पवनें कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ब्लैक रोलर नहीं है। फिर बात आती है बोरा पवने की। ये ठंडी पवन है, ठंडी पवन है। इसके साथ ही कहां चलती है? इटली में। कहां चलती है? इटली में। ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड जो हवाएं हैं आपकी ये चलती है आपकी कनाडा में। कहां पर? कनाडा में। ये भी ठंडी हवा है। और जो आपकी नॉर्दर्ली है, नॉर्दर्ली आपकी चलती है यूएसए में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये तीनों ठंडी है, ये भी ठंडी है, बोरा पवने भी और नॉर्दर्ली पवने भी ठंडी है।
और ब्लिजर्ड भी क्या है, ठंडी। और ये आपकी पता है कहाँ चलती है, बोरा इटली में, नॉर्दर्न यूएसए में, और ब्लिजर्ड जो है कनाडा में। और जो ब्लैक रोलर है वो आपकी गर्म हवा है और ये यूएसए में चलती है। और यहाँ पूछा था कौन सी ठंडी पवन नहीं है, तो ब्लैक रोलर जो है ठंडी पवन नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है, डॉक्टर पवन के नाम से कौन सी जानी जाती है, तो सबसे जो इसका उत्तर होगा हरमटन। ठीक है, क्या होगा, हरमटन। हरमटन जो है उसको क्या जो है कहते हैं, डॉक्टर पौने कहते हैं। ठीक है, ये जो है सारा रेगिस्तान, कहां पर, सारा रेगिस्तान जो है वहां से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। कहां चलती है, दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। और ये एक प्रकार की गर्म हवा है, ध्यान रखना। दोबारा देख लो, इनको क्या कहते हैं, डॉक्टर पौने कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है गर्म हवाएं हैं और सारा रेगिस्तान से जो है ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की तरफ चलती है। डॉक्टर पौने इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि जो है ये शुष्क हवाएं होती है, गर्म हवाएं, ये अंगूर की खेती के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए, अंगूर की खेती के लिए उपयोगी होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, डॉक्टर पौने भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, डॉक्टर पौने, हरमटन। हरमटन सारा रेगिस्तान से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है और ये गर्म हवा है। बात करें हम जो है सांताना की, किसकी, सांताना की। जो सांताना है ये आपकी यूएसए के जो है कैलिफोर्निया में चलती है, यूएसए में जो है कैलिफोर्निया में चलती है, कैलिफोर्निया में चलती है। ये भी एक प्रकार की गर्म हवा ही है। ठीक है, ये भी क्या है, गर्म हवा। अब बात करते हैं खमसीन और गिबली की। एक जो है आपकी हवा चलती है जिसका नाम है जो है सारा रेगिस्तान से चलती है, सारा रेगिस्तान से। और ये जो है सारा रेगिस्तान से जो है उत्तर की ओर चलती है, उत्तर दिशा में। ठीक है, यूरोप की ओर, सारा रेगिस्तान से यूरोप की ओर चलती है। थोड़ा अलग से मैं बता देता हूं इसको, इसका उत्तर तो आपका हरमटन हो जाएगा। देखो, सारा रेगिस्तान से जो है उत्तर की ओर चलती है। ठीक है, और इस हवा का नाम है सिरोको। ये एक गर्म हवा है, ध्यान रखना, सिरोको। इस सिरोको को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसको सबसे पहले लीबिया, लीबिया जो देश है ना उसमें इसको जानते हैं गिबली के नाम से। किसके नाम से, गिबली के नाम से। देखो ये रहा गिबली। ठीक है, फिर जो है एक देश है मिस्र, आप जानते होंगे, इजिप्ट, मिस्र। मिस्र में इस हवा को कहते हैं खमसीन। क्या कहते हैं, इसी सिरोको हवा को ही कहते हैं खमसीन, जैसे ये रहा। ठीक है, फिर जो ये हवा जाती है अरब में, अरब के जो देश हैं वहां पर इसको कहते हैं सिमूम। क्या कहते हैं, सिमूम। ठीक है, फिर जो ये जो हवा जो सूडान से निकलती है तो इस हवा को सूडान में कहते हैं हबूब। क्या कहते हैं, हबूब। फिर जो ये हवा जब ट्यूनीशिया से गुजरती है, ट्यूनीशिया, तो ट्यूनीशिया में जो है इसको कहते हैं आपका चिल्ली। क्या कहते हैं, चिल्ली। इसी सिरोको हवा को, सिरोको हवा है ना, इसी का नाम है ये। ठीक है, फिर जो है मोरक्को से गुजरती है तो इसको कहते हैं, मोरक्को में क्या कहते हैं इसको, मोरक्को में कहते हैं लेस्ट। क्या कहते हैं, लेस्ट। और स्पेन में इसको कहते हैं लेवेस, लेवेस। ये भी एक गर्म हवा है। तो ध्यान रखना, सारा रेगिस्तान से उत्तर की ओर कौन सी हवा चलती है, सिरोको, जिसको लीबिया में गिबली, मिस्र में खमसीन, अरब में सिमूम, सूडान में जो है हबूब, ट्यूनीशिया में चिल्ली, स्पेन में लेवेस और मोरक्को में क्या कहते हैं, लेस्ट कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान है रखना, यहां से क्वेश्चन हमेशा लगभग एक आता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56 कि हेडली कोशिकाओं में कौन सी पौने बहती है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, हेडली कोशिका जो है उसमें कौन सी जो है पौने बहती है। अपनी पृथ्वी है इस हिसाब से, किस हिसाब से, इस हिसाब से। यहां पर आपका देखो 0 डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री ये रहा। इसके आसपास 5 डिग्री भी है, तो 5 डिग्री को थोड़ा सा छोटा ले लेते क्योंकि यहाँ पर जो है आईटीसी जो आईटीसीजेड जोन है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये 5 डिग्री तक हो गया, 0 डिग्री से। 5 डिग्री से ऊपर जो है ये 30 डिग्री तक, कहां तक, 30 डिग्री तक उत्तर में और 30 डिग्री तक नीचे। ये 5 डिग्री ऊपर नीचे है तो यहां से 30 डिग्री नीचे तक। ठीक है, उसके बाद में यहां से यहां तक हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, और 60 से फिर ऊपर 90 डिग्री तो होता ही है। और यहां भी एक मान लो कि 60 डिग्री ये रहा। तो देखो पौने जो है ना आपकी, जो यहाँ पर जो है ना इन दो में चलती है व्यापारिक पौने। कौन सी पौने, व्यापारिक पौने। और इसकी जो दिशा होती है ना होती है पूर्व से पश्चिम। कहां से, पूर्व से पश्चिम दिशा होती है। तो व्यापारिक पौने चलेंगी ऐसे, पूर्व से पश्चिम की ओर, इस हिसाब से चलती है ऊपर। और नीचे तरफ ऐसे चलती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे चलती है ये। ठीक है, ठीक है। और जो ये आपका जो 0 डिग्री से 30 डिग्री मान लो, या 5 डिग्री से जो है आप 30 डिग्री मान लो, इसको कहते हैं आप है हेडली जोन। क्या कहते हैं, हेडली जोन, या फिर कह सकते हो हेडली कोशिका, हेडली कोशिका कहते हैं। और ये ऊपर और नीचे दोनों को। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी पौने चलेगी, व्यापारिक पौने। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर वाली जो है ना 30 डिग्री से 60 डिग्री में पौने चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे चलती है। तो इनको पछुआ पौने की करते हैं क्योंकि ये पश्चिम से आती है। ठीक है, और इस साइड भी ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है इस हिसाब से। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ये होती है पछुआ पौने। और यहाँ इसको कहते हैं फेरल जोन या फेरल कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं, फेरल कोशिका। तो ध्यान रखना, फेरल कोशिका में कौन सी चलती है,
फेरल कोशिका में जो है पछुआ पौने चलती है, और हेडली कोशिका में आपकी व्यापारिक पौने चलती है। तो ध्यान रखना दोनों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर, ध्रुवीय पौने जो है ध्रुवीय कोशिका में चलती है। इसका तो वैसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, फेरल और हेडली का ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 57वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके, निम्न में से कौन से देश में मानसूनी पवनों का प्रभाव नहीं है। तो देखो मानसूनी पवन आपको पता ही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो भारत में आता है वो जो है हिंद महासागर से उठता है। तो हिंद महासागर के पास एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक बांग्लादेश है, एक भारत है। यहाँ जो इनको मानसूनी हवाएं प्रभावित करती है, ठीक है, लेकिन बोलीविया को नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, तो वहां जो है मानसूनी पवन जो है उसको प्रभावित नहीं करती। और ये कंट्री आसपास की कंट्री है हिंद महासागर के, तो इनको जो भारत बांग्लादेश में तो मानसून आता है, आपको सबको पता है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी वो प्रभावित करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास से तो उठता है वो, ठीक है। लालिना एलिनो का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही तो बनता है। तो मानसूनी पवनें जो है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत सबको प्रभावित करती है, लेकिन बोलीविया को नहीं करती, क्योंकि बोलीविया बहुत दूर है यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 58वां क्वेश्चन बोल रहा आपका, पोलर ईस्टर्लीज किस प्रकार की हवाएं हैं। क्या नाम है, पोलर ईस्टर्लीज किस प्रकार की हवाएं हैं। तो अब इस क्वेश्चन को तो अगर आप पढ़कर भी नहीं जाओगे ना तो भी 100% सही होना चाहिए ये क्वेश्चन। अगर आपका जो है मान लो कि व्यापार जो है ना वैश्विक पवने टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो नाम क्या है, पोलर ईस्टर्लीज। पोलर मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय, और ध्रुव पर क्या होती है, शीत यानी बर्फ होती है। तो यहाँ ये क्या है, शीत शुष्क, देखो, और गर्म तो हो ही नहीं सकती ध्रुवों पर, स्थानीय हवाएं हो नहीं सकती, वर्षा ऋतु हवा हो नहीं सकती। तो ये क्या है, शीत शुष्क। क्यों, ध्रुव पर तो आपको पता है बर्फ रहती है, बर्फ में क्या चल जाएगी, शीत शुष्क हवाएं, पोलर से ध्रुव है, ठीक है। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59वां क्वेश्चन बोल रहा है, जब कोरियोलिस बल व दाब प्रवणता बल से संतुलित हो जाए, जब कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल से संतुलित हो जाए तो समदाब रेखाओं के समांतर बहने वाली पवने, जब देखो कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल जो है ना आपके संतुलित हो जाते हैं ना, तो पवने चलती है फिर आपके जो है आपकी पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के ऐसे समांतर या इस हिसाब से चलती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी भू विक्षेपी पवने, ठीक है। ये मानसूनी पवने नहीं है, ना ही पछुआ है, ना ही पोलर ईस्टर्लीज है, ये आपकी है भू विक्षेपी पवने, जो है पृथ्वी के घूर्णन से कंट्रोल होती है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत जो पवने बहती है उनको कहते हैं भू विक्षेपी पवने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60 की 60वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि असत्य कथन बताओ। क्या बताना है आपको, असत्य कथन, ठीक है। सबसे पहले व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो अभी ऊपर ही बात करके आए कि व्यापारिक पवने चाहे कोई भी हो, उनकी दिशा हमेशा जो है आपकी क्या होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर होगी। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर होगी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी ऊपर चित्र बनाया था उसमें दिख भी रहा था। फिर पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से दक्षिण उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो अभी वापस बना लेते हैं, देखो वापस बना लेते हैं। देखो ये आ गया आपका 5 डिग्री, इसी को मान लेते हैं 0 से 5 डिग्री है, इसके ऊपर ये आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और इससे ऊपर आ गया ये 60 डिग्री, और नीचे दक्षिण गोलार्ध में भी ये 30 डिग्री आ गया, और ये आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो पवने बहेगी ना, यहाँ पर जो 30 डिग्री में, वो इस हिसाब से आएगी। कौन से, इस हिसाब से 0 डिग्री की तरफ जाएगी, 0 से 5 डिग्री की तरफ, और इसमें आएगी इस तरफ, इस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ जो पवने उल्टी जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और यहाँ पवने इधर से उल्टी जाएगी इस हिसाब से। तो अब देखो यहाँ बात आ रही है व्यापारिक पवने, तो व्यापारिक पवने इन दो में रहती है। और दक्षिणी गोलार्ध यानी यहाँ पर ये रहा दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवने जो ऐसे आ रही है, कहां से, नीचे से, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा, सॉरी दक्षिण जो पूर्व है वहां से उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, तो बिल्कुल सही है। फिर पछुआ पवने उत्तरी गोलार्ध में, तो ये रहा उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवने, ये कहां से जा रही है, ये दक्षिण पश्चिम से कहां जा रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, तो ये भी सही है। फिर देखो बात करते हैं, तो ये दोनों तो सही हो गए आपके। फिर बात करते हैं चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। बिल्कुल, देखो पृथ्वी ये है, ये ऊपर वाला तो होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ जो चक्रवात होते हैं ना, उनकी जो दिशा होती है ना, वो होती है घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत, सुई के विपरीत होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो प्रति चक्रवात होते हैं ना, प्रति चक्रवात उनकी घड़ी की सुई के समान होती है, घड़ी के समान होती है, समान होती है, ठीक है। नीचे वाले में दक्षिण में क्या होगा, चक्रवात की तो घड़ी के सुई के समान होगी, चक्रवात की तो क्या होगी, समान होगी, और जो प्रति चक्रवात है उनकी उल्टी होगी, घड़ी के दुआ के विपरीत होगी, ठीक है। समझ गए आप। उत्तरी गोलार्ध में देखो, उत्तरी गोलार्ध है ना, उसमें जो है चक्रवात है ना, चक्रवात
वो होगा घड़ी की सुई के विपरीत, ठीक है। और प्रति चक्रवात होगा वो होगा आपका घड़ी के सुई के समान, ठीक है। ये ध्यान रखना, नोट कर सकते हो आप। दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होंगे ना उल्टा हो जाता है, वो तो क्या होंगे, समान, घड़ी की सुई के समान। और जो प्रति चक्रवात होंगे ना वो होंगे घड़ी की सुई के विपरीत, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो यहां देखो चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध, तो ये रहा उत्तरी गोलार्ध, और बात हो रही है चक्रवात की तो विपरीत होगी, तो ये रही विपरीत, तो ये तो सही है, ठीक है। फिर बात आती है प्रति चक्रवात, ठीक है। कहां पर, दक्षिण गोलार्ध, तो दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवात ये रहा, तो यहां पे भी विपरीत होगी, लेकिन यहां समान दिया हुआ है तो ये गलत हो गया। तो उत्तर नंबर जो है इसका हो जाएगा 60 का चौथा। ये नोट कर लो आप, बहुत अच्छा जो है चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61वां क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन क्या कहलाती है। स्पेन और फ्रांस के मध्य चलने वाली, तो देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका अच्छे से विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो उत्तर है वो होगा आपका 61वें का पहला, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल पवने है ठंडी पवने। कौन सी पवने हैं, ठंडी, और ये कहां चलती है, फ्रांस और स्पेन के मध्य चलती है। सिरोको, अभी ऊपर बात करके आए हम, ये सारा रेगिस्तान से जो है कहां चलती है, सारा से उत्तर दिशा में चलती है, यूरोप की ओर, और ये एक गर्म हवा है। और ऊपर इसको हम देख के आए कि इसको लीबिया में गिबली कहते हैं, मिस्र में खमसीन कहते हैं, अरब में इसको सिमूम कहते हैं, सूडान में हबूब कहते हैं, ट्यूनीशिया में चिल्ली कहते हैं, मोरक्को में लेस्ट कहते हैं, और स्पेन में लेवेस कहते हैं। तो लेवेस अभी बात कर चुके हैं। स्पेन में जो है ना इसे सिरोको पवन को ही क्या कहते हैं, जो है लेवेस कहते हैं, और ये भी क्या है, गर्म हवा। चिन्नुक भी क्या है, गर्म हवा है, गर्म हवा है। और चिन्नुक हवा जो है आपकी कहां चलती है, रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है ना, रॉकी पर्वत श्रृंखला, और ये कहां पर है, यूएसए में, तो यहां चलती है। तो ठंडी हवा एक ही बची, मिस्ट्रल, और ये चलती है आपकी स्पेन और फ्रांस के मध्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी स्थानीय गर्म हवा नहीं है। तो गर्म हवा नहीं पूछा है, तो सबसे पहले खमसीन, ये गर्म हवा है, अभी बात कर चुके हैं। सिरोको को मिस्र में इसको खमसीन कहते हैं, ऊपर बात करके आ चुके हैं। हरमटन, डॉक्टर पौने, अभी बात कर चुके हैं, ये भी क्या है, गर्म, इनके जो डिटेल ऊपर जान चुके हैं। अब देखो ब्रिक फील्डर, ये कैसे याद, देखो मेरे को ना अभी 2 साल हो गए फिर भी ये याद है, क्यों, ब्रिक फील्डर क्या होते हैं, मैच, क्रिकेट मैच में फील्डिंग होती है, और क्रिकेट में सबसे अच्छा कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है, और ये भी जो है गर्म हवा है। ऑस्ट्रेलियन गर्म होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई खोर होते हैं क्रिकेटर। तो देखिए ब्रिक फील्डर फील्डिंग करेंगे, तो सबसे देश जो फील्डिंग क्रिकेट में करते हैं, क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, तो ये गर्म हवा है। तो ऑप्शन 4 ही बचा दो, 4 पंपेरो जो है वो ठंडी हवा है, ठीक है, गर्म हवा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये पंपेरो कहां चलती है, तो ये चलती है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना आपका पता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से तापजन्य वायुदाब पेटी का प्रकार नहीं है। तापजन्य का मतलब जो ताप से बनी हो, ठीक है, जो ताप से बनी हो, वो तापजन्य वायुदाब पेटी कौन सी नहीं है। तो देखो भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी तो है, उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी बिल्कुल, दक्षिण ध्रुवीय उच्च दाब पेटी बिल्कुल। देखो भूमध्य रेखा पर क्या होगा, ताप बहुत अधिक रहता है, और आपको पता है ताप और दाब में विपरीत संबंध होता है, ताप अधिक तो दाब निम्न, ठीक है। और दोनों ध्रुवों पर भी क्या रहता है, ताप जो है बहुत कम रहता है, ताप कम तो दाब उच्च। लेकिन जो उपध्रुवीय है ना, इन पर जो है ना तापमान सामान्य रहता है, तो यहाँ पर जो ये तापजन्य पेटी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये तापजन्य जो है वायुदाब पेटी नहीं है। वायुदाब पेटी जरूर है, लेकिन ये तापजन्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, मतलब तापमान से इसका जो है निर्माण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 64, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन 64 क्या बोल रहा है आपके कि असत्य कथन बताना है। सबसे पहले अंतरा उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में है, तो बिल्कुल सही अपन बात कर चुके हैं। एक मिनट, ITCZ जो है ना, ITCZ जोन है, ये 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश में होता है, और ये निम्न वायुदाब की पेटी होती है, ये बात अपन कर चुके, बिल्कुल सही है। फिर जो 30 डिग्री से 35 डिग्री तक के अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेना आप कि अश्व अक्षांश कौन सा होता है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश, मतलब दक्षिण अक्षांश में भी है और उत्तरी अक्षांश में भी है, दोनों में है, ठीक है। 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश और उत्तरी अक्षांश, दोनों में जो अक्षांश होते हैं उनको अश्व अक्षांश कहते हैं। यहाँ पर जो है वायु जो है एकदम जो है आराम से, मतलब वायुदाब कम होता है, और जो है वायु जो है पृथ्वी के समान बहती है, ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा हवा नहीं होती है यहाँ पर, तो ये होता है अश्व अक्षांश। फिर सूर्य के उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर सभी वायुदाब की पेटियों एवं पवनों की स्थिति अपरिवर्तनीय रहती है, तो गलत बात है। जैसे सर्दियों में सूर्य क्या होता है, अपने उत्तरी गोलार्ध में जो है दक्षिणायन हो जाता है,
और जो है गर्मियों में क्या हो जाता है, उत्तरायण हो जाता है। तो इससे जो दाब पेटियां भी खिसकती रहती है, ध्यान रखना। दाब पेटियां भी क्या होती है, खिसकती रहती है। तो ये अपरिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित होती है। तो ये गलत हो गया। फिर भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उच्च तापमान के कारण वायु दाब कम होता है। तो ऊपर बात कर चुके कि तापमान उच्च होगा तो वायु दाब क्या होगा, कम होगा, क्योंकि तापमान और वायु दाब में जो है उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके सही हो गया। तो तीसरा गलत हो गया, तो उत्तर गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन देखो, ऊपर बात कर चुके अपन फेरल कोस्ट कहां बनता है। तो अपन बात कर चुके कि जो है ना आपका 5 डिग्री से या 0 डिग्री से भी मान सकते हो आप। कहां से, 0 डिग्री से। 0 डिग्री से 30 डिग्री तक आपका बनता है हेडली कोस्ट, या हेडली कोस्टिका भी कहते हैं। और 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक बनता है आपका फेरल कोस्ट, ठीक है। और 60 डिग्री से 90 डिग्री के तक बनता है आपका ध्रुवीय कोस्ट। तो अब आपको पता हो गया कि कहां, तो कहां फेरल कोस्ट कहां बनेगा, 30 से 60। तो ऑप्शन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना, हेडली, फेरल और ध्रुवीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन देखो, असत्य तो छोटा करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। क्या बताना है, असत्य कथन। कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पौने अपनी गति की दिशा में दाईं तरफ मुड़ जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ध्यान रखना, कोरियलिस बल है वो जो है ना ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये कहां अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और जो भूमध्य रेखा है उस पर निम्न होता है ये, ठीक है। अगला देखो, भूमध्य रेखा पर कोरियलिस बल अधिकतम होता है। बिल्कुल, अभी देखो बात कर लिया अपन ने, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो जो है आपका भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो ये गलत हो गया, और यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि असत्य बताना था, बाकी सारे सही है। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में वामावर्त होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिण गोलार्ध में वामावर्त, ठीक है। फिर उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध में पौने प्रतिरूप की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस बल का प्रभाव से होता है। तो कोरियोलिस बल है वो जो है पौनों की दिशा और जो है उनका प्रतिरूप जो है प्रभावित करता है। तो ये भी सही है। तो पूछा था गलत कौन सा है, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। भूमध्य रेखा पर जो है कोरियोलिस बल अधिकतम नहीं होता, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। अब देखो राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन है, पौने अपनी पूरी हो चुकी है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन बताना है आपको। क्या बताना है, सत्य कथन। राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। तो बिल्कुल, खातौली के युद्ध में, और एक आपका था बाड़ी का युद्ध। कौन सा, बाड़ी का युद्ध। तो इन दोनों में जो है राणा सांगा ने जो है इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, और ये खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, ठीक है। तो ये तो सही है। फिर बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। बिल्कुल सही है। बयाना का युद्ध हुआ था खानवा के युद्ध से पहले, खानवा के युद्ध से थोड़ा पहले हुआ था बयाना का युद्ध। वहां पर जो है राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था, और खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। फिर है खानवा के युद्ध में, ये कब हुआ था, 1527 में, ठीक है। खानवा के युद्ध में झाला बिदा ने राणा सांगा के घायल होने पर उनका जो है राज जो चिन्ह है उसको, छत्र को धारण किया। तो ये गलत है। किसने किया था, झाला अज्जा ने। किसने, झाला अज्जा ने जो है धारण किया था राज चिन्ह। किसने किया था, झाला अज्जा ने। तो ये इसका बिद्दा नहीं होगा, झाला अज्जा होगा, ठीक है। तो तीसरा गलत है, और पहला और दूसरा दोनों सही है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। तो ऑप्शन नंबर जो है हो गया 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन बोल रहा है, 1592 ईस्वी में किस शासक ने उड़ीसा जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। तो आपको पता है ये मुगल साम्राज्य में सबसे खतरनाक जो है कौन हुआ था, तो मान सिंह हुआ था, ठीक है। मान सिंह ने जो है उड़ीसा जीता, बिहार जीता, बंगाल जीता, सारे के सारे जो है मान सिंह ने जीते थे। तो इसमें तो उत्तर आपके सामने है, डायरेक्ट आप बता सकते हो मान सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से खानवा के युद्ध में सांगा के कौन सहयोगी थे। तो देखो सांगा ने जो एक प्रथा निभाई थी, पाती पर्वण प्रथा, मतलब सभी जो है राजपूत शासक थे उनको सबको जो है लेटर भेजा था कि खानवा के युद्ध में भाग लेना, और हर जो है रियासत से भाग लिया था। और एकमात्र युद्ध था जिसमें राजस्थान के सारे राजा एक साथ जो है युद्ध लड़े थे, ठीक है। यहाँ महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी जो है उनको हराने के बाद में महमूद लोदी जो है राणा सांगा से मिल गया था। तो महमूद लोदी ने भाग लिया, बिल्कुल, ठीक है। फिर आता है आपका जो है पृथ्वीराज आमेर से, बिल्कुल, पृथ्वीराज कछुआ कहते हैं इनको, तो उन्होंने भी भाग लिया। अख्यराज सोनगरा, तो इन्होंने भी भाग लिया। और कुंवर मालदेव उस टाइम जो है मालदेव शासक नहीं हुआ करते थे जोधपुर के, सिर्फ और सिर्फ कुंवर यानी युवराज थे, तो उन्होंने भाग लिया। तो चारों ने ही भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका 4।
सभी ने भाग लिया था। ध्यान रखना, आप जो है ये क्वेश्चन आ जाए तो देखो बाकी 3 में तो सही हो जाओगे, लेकिन ध्यान रखना ये महमूद लोदी ने भी जो है राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, बाद में जो अगले 30 क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। निम्न में से किस शासक ने औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाने का विरोध किया था? वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो औरंगजेब जो है ना, राय सिंह, चंद्रसेन और राणा प्रताप, ये तीनों है ना अकबर के काल के थे। किसके? अकबर के काल के। और अकबर का पोता था औरंगजेब, ठीक है। अकबर का पोता क्या, अकबर से तो बहुत बाद में था। अकबर के बाद में जो है ना आपका जो है जहांगीर, शाहजहां, फिर जाके जो है ये औरंगजेब आया था। तो ये तीनों तो अकबर के काल के हैं। तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो गया आपके कौन? राज सिंह। राज सिंह ने जो है जजिया कर का विरोध 1679 में किया था। ये राय सिंह, रावचंद्र सेन, महाराणा प्रताप तो 1570 28 में उस टाइम थे, और ये जो है 1679 की बात कर रहा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका राज सिंह, महाराणा राज सिंह मेवाड़, ठीक है। तो ये आज के आपके अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी अगले 30 क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन है और करंट के भी क्वेश्चन है। तब तक आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।